राहु क्रूर कर्म कारक, अर्थात राहु एक क्रूर ग्रह है और वो जब भी एक्टिव होता है तो वो कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देता है जो नॉर्मल जिंदगी से बहुत अलग होती हैं। अगर हम देश की बात करें तो वो वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, गवर्नमेंट के लिए ट्रबल पैदा कर सकता है, गवर्नमेंट को गिरा सकता है और रेबेलियन पैदा कर सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। आज पूरे विश्व की नजर ईरान और इजराइल के युद्ध पर है। अगर मैं ज्योतिषीय संकेतों को देखूं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। जो दोनों शक्तिशाली देशों की महादशा में राहु का बहुत बड़ा रोल है। इतिहास गवाह है, जब भी राहु महादशा में या अंतरदशा में आते हैं तो जो संघर्ष है या जो युद्ध है वो लंबे समय तक चलता है और बहुत सारी अप्रिय घटनाओं को जन्म देता है। तो क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा या यूक्रेन और रशिया की तरह चलता चला जाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका प्लैनेट्स और नक्षत्राज समीर। सबसे पहले दो देशों की महादशा को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इजराइल का चार्ट देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहां राहु उसके अष्टम भाव में बैठे हैं और राहु की महादशा चल रही है। अष्टम भाव यानी कि सीक्रेसी, यानी कि वॉर लॉसेस, यानी कि लंबा चलने वाला युद्ध, अनस्टेबल सिचुएशन। और जब राहु यहां पर आके बैठ जाता है तो वो इसमें बहुत कुछ और जोड़ देता है, जैसे कि हवाई हमले, एस्पियनाज, स्पाइज, षड्यंत्र, गुप्त अभियान। क्लासिक्स में राहु को बहुत ही उग्र और अप्रत्याशित ग्रह कहा गया है, यानी कि राहु ऐसे काम करता है जो कि अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, जो कभी हुए नहीं होते, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किए होते। अब अगर हम ईरान की कुंडली देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखती है। ईरान अपनी गुरु की छिद्र दशा से गुजर रहा है। छिद्र दशा यानी कि गुरु की दशा समाप्त होने वाली है और ईरान शनि की दशा में एंटर करने वाला है। तो जब ये छिद्र दशा आती है तो चीजें बहुत अनसर्टेन हो जाती हैं और आगे आने वाली जो दशा है उसका इम्पैक्ट आपको पता चलने लगता है। अब शनि की जो दशा है वो ईरान के लिए अष्टम भाव की दशा है। तो देखिए कैसे इजराइल के अष्टम के राहु चल रहे हैं और इजराइल छिद्र दशा से गुजर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों कंट्रीज अनस्टेबल है और दोनों ही कंट्रीज की कुंडली के अष्टम भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। इस वजह से ये सिचुएशन जो है इतनी आउट ऑफ हैंड और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। आज जहां इजराइल यूएस के साथ मिलके ईरान के साथ लड़ाई कर रहा है, ये राहु की दशा इजराइल को अकेला भी कर सकती है। एक ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है जहां यूएस युद्ध से बाहर आ जाए और इजराइल जो है अपने पड़ोसी लोगों के साथ युद्ध में इन्वॉल्व। दूसरी बात, जब भी अष्टम भाव की दशा आती है तो जो भी लोग युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर किसी कंट्री के चार्ट में चंद्र किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड है तो चंद्र की महादशा में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। अब अगर हम ईरान का चार्ट देखें तो ईरान की कुंडली में जो चंद्र है वो शनि से पीड़ित है, और अगर हम इजराइल का चार्ट देखें तो उसकी कुंडली में चंद्र जो है वो शनि से प्रताड़ित है। तो यानी कि दोनों कुंडलियों में चंद्र जो है वो एफ्लिक्टेड है। तीसरी बात, दोनों देशों की कुंडली में जो दूसरा घर और आठवां घर है उसमें राहु केतु का प्रभाव है। ये विडंबना नहीं है। आप देखिए कैसे दो देश जो इतने शक्तिशाली होने के बाद एक दूसरे के सामने युद्ध में आ जाते हैं, उनमें कितनी समानताएं हैं। पहली, दोनों के अष्टम भाव की दशा चल रही है। दूसरी, दोनों के क्रूर ग्रह की दशा चल रही है। तीसरा, दोनों का जो चंद्र है वो प्रताड़ित है। चौथा, दूसरे और आठवें घर की जो एक्सिस बन रही है वो राहु केतु की एक्सिस बन रही है। अब देखिए, जब भी दूसरे और आठवें में राहु केतु या शनि होंगे तो उस कंट्री को अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब को यूज करके अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। यानी कि हम दोनों कंट्रीज में रिसोर्सेज की कमी देख रहे हैं, हम दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होता हुआ देख रहे हैं
हम दोनों कंट्रीज को काफी लंबे समय तक अनस्टेबल देख रहे हैं क्योंकि अष्टम भाव की दशा है। अगर हम आज का गोचर देखें युद्ध के समय में क्या चल रहा है, तो आप सबको पता होगा कि कुंभ राशि में अंगारक योग बना हुआ है, जहां राहु मंगल बुध और सूर्य एक साथ है। अब इस अंगारक योग की वजह से जो युद्ध उत्पन्न हुआ है, वो उस युद्ध की इंटेंसिटी कब कम होगी? 12 से लेकर के 17 मार्च तक इस युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि राहु और मंगल एक ही डिग्री पर आ जाएंगे, या राहु 12 से लेकर 17 मार्च के बीच में राहु और मंगल के बीच में 1 या 1.5 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। और दोनों ही प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। इसलिए राहु की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। इसीलिए ये 5 दिन में युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इंटेंसिटी हाई हो सकती है, बहुत ज्यादा एयर पावर यूज हो सकता है। और जैसे जैसे मंगल राहु से दूर जाते जाएंगे और 2 अप्रैल तक आते आते मंगल पाइसिस राशि यानी मीन राशि में चले जाएंगे और राहु पीछे कुंभ राशि में रह जाएंगे, तो धीरे धीरे इस युद्ध की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये युद्ध पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा। प्रॉक्सी वॉर, टेरिटोरियल वॉर, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में वॉर चलता रहे। तो आपने देखा किस प्रकार से आने वाला समय जो है वो मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल रखने वाला समय है, जहां पे ये जो वॉर है ये अभी 100% खत्म होती नहीं दिखाई दे रही है, और इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी कॉस्टली वॉर। इसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी खराब होगी, मोर्टेलिटी भी होगी, और वॉर लॉसेस भी बहुत हाई स्केल के होंगे। इस युद्ध को बेसिकली कमांड करने वाले 2 ग्रह मेजर हैं, वो है मार्स और राहु। मार्स जहां पे आर्म्ड फोर्सेस का यूज दिखाता है, ब्रूट फोर्स दिखाता है, एक्सप्लोजन दिखाता है, फायर दिखाता है, वहीं राहु जो है वो सीक्रेसी दिखाता है, षड्यंत्र दिखाता है, अनसर्टेनिटी दिखाता है, धोखा दिखाता है। तो जब ये दोनों प्लैनेट मिलके 2 देशों की महादशा और अंतरदशा में आ जाते हैं, तो इस तरह की युद्ध की स्थिति बनती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन, बट द एंटायर वर्ल्ड हैज टू फेस इट। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इजराइल और ईरान का युद्ध की इंटेंसिटी जो है वो 2 अप्रैल से घटनी शुरू हो सकती है, युद्ध विराम लग सकता है, कंडीशनल कॉम्प्रोमाइज होगा, और कुछ कुछ पैचेस में युद्ध चलता रहेगा। इसी प्रकार जो इजराइल है उसके 8वें घर की दशा चल रही है, और जब भी 8वें के राहु की दशा चलती है तो इजराइल के लिए भी यही चेतावनी रहेगी कि जो युद्ध है उनका वो अब खत्म होने वाला नहीं है। ईरान के साथ नहीं होगा, हिजबुल्लाह के साथ हो जाएगा, हमास के साथ हो जाएगा, लेबनान के साथ हो जाएगा, लेकिन इजराइल इज गोइंग टू बी इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 years फ्रॉम नाउ। सो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ही इतनी गंभीर और इतनी क्रिटिकल है कि इसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस एक अनकॉम्प्रोमाइज्ड नेगोशिएशन 2 देश कर पाए। ये संघर्ष शायद जल्दी खत्म नहीं होगा, बल्कि ये संभव है कि ये क्षेत्र जो वेस्ट एशिया है वो लंबे समय तक संघर्ष की स्थिति में रहे, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध है। राहु और 8वें भाव की जो एक्टिवेशन है वो ये संकेत देती है कि मिडल ईस्ट में आने वाले समय में अस्थिरता और संघर्ष बना रह सकता है। लेकिन याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, अंतिम निर्णय हमेशा मानवता के हाथ में होता है।